नमस्कार छात्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। आइए इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन्हें व्यक्त करना है। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ पर इसे नोट कर लेते हैं। 140 अभाज्य गुणनखंड क्या कहते हैं? जिसे हम अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्याएं हम किन्हें कहते हैं? वह संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हों, जैसे 2 जो 1 से कट रही हो और स्वयं से कट रही हो। ठीक इसी प्रकार से 3 1 से कटती है और 3 से कटती है। उसी प्रकार से 5 1 से कटता है और स्वयं से। तो इसी तरीके की सभी संख्या क्या हो जाती हैं? अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हल। सबसे पहले 140 को अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लास्ट का जो अंक है, इकाई का अंक 0 है, इसलिए हम इसे 2 से काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 0। फिर 2 से काटेंगे जब तक इकाई का अंक 0 रहेगा। 2 तिया 6, 1 इधर आ जाएगा। 2 पंचे 10। यहाँ पर क्या 3 से कट जाएगा? यह 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम इसे 5 से काटेंगे। 7 बार में कट जाएगा। 7 को 7 एकम 7। ठीक इस तरीके से हमें कर लेना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 कितनी बार है? 1 बार। तो हम लिखेंगे 5 की पावर 1 गुणा 7 कितनी बार है? 1 बार है, तो 7 की पावर 1। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। 156 को सबसे पहले क्या कहते हैं? हम गुणनखंड कहते हैं इसके। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 156 को काटते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक सम संख्या है, इसलिए हम इसे 2 से काट देंगे। 2 सत्ते 14 हो जाएगा। एक यहाँ पर हासिल आ जाएगी, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे, तब तक इकाई का अंक हमें सम संख्या दिखे। यहाँ पर 2 से काटते हैं। 2 तिया 6 हो जाएगा। एक यहाँ पर, तो 2 नाम 18। यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा। यहाँ पर आगे काटते हैं। 13 को 13 से काट देंगे। 13 एकम 13। अब हमने क्या किया है? 156 का गुणनखंड किया। तो 156 बराबर क्या आया? 2 की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 इंटू 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 3 इंटू 13 कितनी बार है? 1 बार, तो 13 1 बार। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 3 को नोट कर लेते हैं। 3825। सबसे पहले हमें क्या करना है? 3825 के गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3825। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो ये सबसे पहले किस संख्या से कट जाएगा? हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से कब कट सकता है? जब इन सभी संख्याओं का योग 3 से कटे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 5 15 और 3 18। हाँ, ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हासिल इधर आ जाएगी, हो जाएगा 22। तो 3 7 21, 1 इधर आ जाएगा, 3 5 15। इस तरीके से इसको काट लेंगे। क्या अब 3 से कट जाएगा? एक बार इन सभी संख्याओं का योग करते हैं। 10 5 15।
हाँ कट जाएगा, अभी भी कट जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 पाँचे 15 हो जाएगा। क्या अब यह 3 से कटेगा? इसका सभी संख्याओं का योग करते हैं। यदि योग 3 से कट जाता है तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 5 2 7 4 11 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम 5 से काटेंगे। 5 से काटे 5 40, 8 बार में 40 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे 5 से, तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 17 को हम 17 से काट देंगे, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 38 25 बराबर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 5 भी 2 बार है। 17 कितनी बार है? 1 बार, 1 बार। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। ये हमने हल कर लिया है, इसको भी हल कर लिया है, इसको भी हल कर लिया है। तो प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 को नोट कर लेते हैं। 5005 हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। 5005 का गुणनखंड करेंगे, तो ये क्या 3 से कट जाएगा, तो इन संख्याओं का योग 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसे 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। इसे और आगे काटते हैं। अब इसे हम चेक करते हैं, क्या 5 से कट जाएगा? इकाई का अंक 1 है, 5 से नहीं कटेगा। क्या 7 से कट जाएगा? 7 एकम 7, 3 इधर आ जाएगा, 7 चौको 28, 2 इधर आ जाएगा, 7 एक, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 इधर, तो ये हो जाएगा 30, 7 चौको 28, 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, 7 तिया 21। अब ये कितने से कट जाएगा? ये 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। क्या 9 से कट जाएगा? 9 9 9 से नहीं कटेगा। ये यहाँ पर 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 3 इधर आए, 11 तिया 33 हो जाएगा। 13 को हम 13 से काट देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम लिख लेंगे 5005 बराबर 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 5 को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। आइए इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 7429। यहाँ पर सबसे पहले हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 7429, तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 3 से कट जाएगा, तो ये इसका योग कटना चाहिए। 9 दूनी 18 और 4 22, ये 3 से नहीं कटेगा। ये 5 से भी नहीं कटेगा। ये 9 से कट जाएगा क्या? 9 से नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। तो 11 के बाद 13 से नहीं कटेगा। ये 17 से कटेगा। आइए इसे 17 से काटते हैं। 17 चौको 68, 68 और यहाँ पर हो जाएगा 62। तो यहाँ पर हम करेंगे 17 3 51, 51, तो ये हो जाएगा 9 2 11, तो यहाँ हो जाएगा 119। तो 17 गुणा 7 होता है 119। यहाँ पर हम काटेंगे 19 से। 19 दूना होता है 38, 8 3 11, 117 हो जाएगा। तो यहाँ पर 119 दूनी 38, 38 8 3 11, नहीं 57, यहाँ पर हो जाएगा 57। तो 19 तिया 57 हो जाएगा। इसको आगे काटते हैं। 23 को हम 23 से काटेंगे। 23 एकम 23। यहाँ पर हम लिख लेंगे 7429 बराबर 17 की
पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब प्रश्न क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। आइए इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यह हमें बताना है। हमें दिए गए इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और एलसीएम इंटू एलसीएफ करना है। यदि हमारा बराबर आता है तो हमारा सही हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। छब्बीस और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 को हम कितने से काटेंगे, 2 से काट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 को हम 2 से नहीं काटेंगे, 13 ही से काटेंगे। 13 एकम 13। यहाँ पर 91 को देखते हैं कितने से कट जाएगा, 7 से कटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 को हम 13 से काट देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो क्या निकले, तो 2 गुणा 13, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। इसी प्रकार से 91 का लिख लो। 91 बराबर क्या आया, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, इसमें भी 13, इसमें भी 13, सबसे छोटी घात 1 है। तो जो एचसीएफ होगा वह क्या हो जाएगा, 13। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम जो दोनों में है हो उसकी बड़ी घात, और जो एक अकेला अकेला हो उसको भी हम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 अकेला है, 7 भी अकेला है। 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, 13 है। इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 कितना होता है, 182। तो ये 182 एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। तो आइए जांच करते हैं। इसको हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जांच। सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, 26 और 91। तो हम यहाँ पर 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ आया हमारा यहाँ पर 13 और एलसीएम 182। तो ये 13, 182 इनका हम हल करेंगे। तो यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2366। इसी प्रकार से इसको भी हम हल करते हैं तो ये 2366 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पर 2366 बराबर 2366
है जो कि सत्य है। ठीक, ये बराबर आ गया इसलिए यह क्या है, सत्य है। अब दूसरे को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए अब दूसरे को हल करने का प्रयास करते हैं। 510 और 92, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हल 510 और 92। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 510, यहाँ पर लिखेंगे हम 92। सबसे पहले इसको काटते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 0 है इसलिए यह 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक इधर हासिल आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 11। तो 2 पंचे 10, एक हासिल इधर, 2 पंचे 10। क्या यह 3 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, तो इसे 3 से काटेंगे। 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा इसलिए इसे 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 7 पाना 35 हो जाएगा। इसे हम 17 से काट देंगे। इसको काटते हैं। इकाई का अंक सम संख्या है इसलिए यह 2 से कट जाएगा। 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक सम संख्या है इसलिए फिर से 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पर 23 को हम 23 से काट देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 510 बराबर क्या निकले इनके गुणनफल, 2 एक बार इंटू 3 एक बार इंटू 5 एक बार इंटू 17 एक बार। इसी प्रकार से हम 92 के लिखते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23 एक बार। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो वो सबसे छोटी घात हो। तो दोनों में क्या है इसको देखते हैं। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि 2 इधर है, 2 इधर है, सबसे छोटी घात क्या है, 2 के ऊपर 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो उसकी बड़ी घात। तो ये दोनों में हो, 2 दोनों में इसलिए 2 की बड़ी घात लेंगे। 3 अकेला है तो 3 को अकेला लेंगे। 5 अकेला है तो 5 को अकेला लेंगे। यहाँ पर 17 अकेला है तो 17 को अकेला लेंगे। इसके बाद 23 अकेला है तो 23 को अकेला लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 60 का गुणा 17 में करेंगे और इसका गुणा 23 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23,460। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए इसकी अब जांच करते हैं। हम जब जांच करेंगे तो क्या होता है, जांच के लिए हमारा सूत्र यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो जांच का सूत्र होता है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, तो हमें ये करना है। दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ है हमारा 2, एलसीएम है हमारा 23,460। ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 46,920। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 46,920। इसका गुणा करेंगे, 0 का 0, 6 दूनी 12, हासिल किया 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस तरीके से दोनों बराबर आ गए। हम लिख सकते यह क्या है, अतः यह सत्य है। ठीक है, सत्य है। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 3 को आप इसी तरीके से बना लें। ये
आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3, अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने दो संख्याओं का गुणनखंड किया और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात किया। इसमें हमें क्या करना है, तीन संख्याओं के अविभाज्य गुणनखंड करके और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल बारह, 15 और 21। ठीक, तो यहाँ पर इन तीनों को कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 12, यहाँ पर लिखेंगे 15, यहाँ पर लिखेंगे 21। ठीक, 12 इकाई का अंक सम संख्या इसलिए 2 से काटेंगे तो 6, यहाँ पर 2 से काटेंगे 3, यहाँ पर 3 से काटेंगे 1। ठीक, यहाँ पर 3 से काटेंगे 5, यहाँ पर 5 से काटेंगे 1, यहाँ पर 3 से काटेंगे 7, यहाँ पर 7 से काटेंगे 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 12, यहाँ पर हम लिखेंगे 15, यहाँ पर हम लिखेंगे 21। तो 12 का गुणनफल क्या निकला, 2 की पावर 2 इंटू 3। यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 में 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब इसमें देखते हैं 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, इसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में हो और सबसे छोटी घात हो। तो तीनों में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, और कोई संख्या है नहीं है। तो 3 हमें तीनों में दिख रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एलसीएम को देखते हैं, जो तीनों में हो उसकी सबसे बड़ी घात लेंगे और जो अकेला है उसकी भी बड़ी घात लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर हम 2 लिखेंगे इंटू 3 तीनों में है तो 3 की पावर 1 लेंगे, 5 अकेला है तो 5 को अकेला लेंगे, 7 अकेला तो 7 को भी अकेला। इनका हम गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6 7 42, 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, 12, 15, यहाँ से लिखते हैं 12, 15 और 21 का HCF बराबर 3 तथा एलसीएम 420 है। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2, आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल सत्रह, 23 और 29। ठीक, तो यहाँ पर हम 17 के गुणनखंड कर लेते हैं, 23 के कर लेते हैं और 29 के। 17 17 से कटेगा, 23 23 से कट जाएगा, 29 को 29 से काट लेंगे। तो यहाँ पर 17 बराबर लिखेंगे 17 की पावर 1, 23 बराबर लिखेंगे 23 की पावर 1, 29 बराबर लिखेंगे 29 की पावर 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक, एचसीएफ जो तीनों में हो तो तीनों में कुछ नहीं है, इसलिए हम 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 कम 29, तो क्या है 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणा 17, 23 इंटू 29। तो एलसीएम बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर तीनों का गुणा करते हैं
ये हमारा हो जाएगा गुणा करने पर 13,339। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 को नोट कर लेते हैं। 8, 9 और 25। ठीक है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 25। ठीक, 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 5 से काटेंगे पचम 25, 5 से काटेंगे पचम 5 एकम 5। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया है। यहाँ पर लिख लेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे 8, 8 को हमने क्या लिखा 2 की पावर 3, और यहाँ पर 9 को हमने क्या लिखा 3 की पावर 2, यहाँ पर हमने 25 को क्या लिखा 5 की पावर 2। ठीक, अब इसमें जो HCF हमारा क्या होगा, HCF के लिए कुछ नहीं है, तो हमें इसमें एक एक का गुणा कर देना है। तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। अब LCM को देखते हैं। LCM के लिए हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, इंटू 3 गुणा 3 2 बार, 5 गुणा 5 2 बार। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 25। अब यहाँ पर देखते हैं, 25 चौको 100 होता है, 25 अट्ठा 200, 200 का गुणा हम करेंगे 9 में, तो कितना हो जाएगा 1800। ठीक, तो यहाँ पर ये 1800 आ जाएगा HCF। तो ये हमारा 1800 क्या आ जाएगा LCM। तो LCM कितना हो जाएगा 1800। हम यहाँ पर लिखेंगे 9, 8, 9 और 25 का HCF 1 तथा LCM बराबर 1800 है। ठीक, इस तरीके से हमने तीनों प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आइए प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, HCF 306 और 657 बराबर 9। 306 और 657 का जो HCF है वह 9 दिया है। LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल दिया है 306, 657। इनका जो HCF है वह क्या दिया गया है, HCF बराबर दिया गया है 9। हमें ज्ञात क्या करना है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। वह कौन सा फॉर्मूला है, आइए यहाँ पर लिखते हैं। सूत्र होता है जो अभी हमने पिछले प्रश्नों में यूज किया है, दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक, तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, यहाँ पर है हमारी 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना है 9 गुणा LCM। ठीक है, इस 9 का पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो जब बराबर के इस साइड जाएगा गुणा का तो क्या हो जाएगा
गुणा के 9 जब बराबर की सट जाएगी तो बटे में चले जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 306 गुणा 657 बटा 9 बराबर एलसीएम। हम इसे एलसीएम 61 लिख सकते हैं, इस संख्या को 61 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम काटते हैं, देखो इसे 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, यहाँ पर 3 9 चौको 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 34। 34 का गुणा इसमें करेंगे तो हम यहाँ पर इस साइड कर लेते हैं एलसीएम को, तो एलसीएम बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 34 गुणे 657 करना है। तो आइए इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर हम पाते हैं 22,338, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राप्त संख्या n क्या है, प्राप्त संख्या है, के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न हमसे कह रहा है क्या हम 6 के ऊपर ऐसी कोई प्राप्त संख्या पावर में लगा दें तो क्या हमें इकाई का अंक प्राप्त हो सकता है। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 के ऊपर कोई भी प्राप्त संख्या की आप पावर लगा दो, इकाई का अंक 0 प्राप्त नहीं होने वाला। क्या 0 प्राप्त नहीं होगा। जैसे 6 की पावर 1 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी इकाई अंक 6, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर सभी जगह गुणा करने पर, यानी कि 6 के ऊपर किसी भी प्राप्त संख्या की आप पावर लगा दो तो क्या इकाई का अंक 6 ही रहने वाला है, 0 नहीं आने वाला है। इसलिए हम इसे कैसे हल करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 6 के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 के गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप के नहीं है, इसलिए 6 की पावर n में n बराबर प्राप्त संख्या करने पर भी इकाई का अंक शून्य प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 के गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप के नहीं है, इसलिए n की पावर में हम n प्राप्त संख्या करने पर भी इकाई का अंक क्या है, 0 प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें यह बताना है कि यह संख्या भाज्य क्यों है। भाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं, जिनके 3 फैक्टर हों, 3 गुणनखंड हों। ठीक, 1 2 3 गुणनखंड, उसे हम भाज्य बोलते हैं। अभाज्य किसे बोलते हैं, जिनके 2 फैक्टर हों। ठीक, तो हम देखते हैं इनके 3 फैक्टर यदि होते हैं तो यह भाज्य हो जाएंगे। आइए हम यहाँ लिखते हैं हल। दिया है
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक, तो यहाँ पर हम देखो ये अलग पद है और ये वाला अलग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 को बाहर लेंगे 7 गुणा 11, 13 बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1। ठीक, कोष्टक बंद कर लेंगे। यहाँ पर इन सभी का गुणा करेंगे अंदर 13, यहाँ पर 11 7 77, 77 का 77 और 1 78 हो जाएगा, यहाँ पर 78। तो एक गुणनखंड हमारा 13 निकल के आया, इसे हम बोलेंगे प्रथम गुणनखंड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रथम गुणनखंड। इसको हम बोलेंगे द्वितीय गुणनखंड, दूसरा वाला है द्वितीय गुणनखंड। और 13 हो गया 78, 1 तो सभी के साथ रहता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीय गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ पर कितने गुणनखंड निकल के आ गए 1 2 3। इसी प्रकार से इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा 7 इंटू 6, यहाँ पर 5 बाहर चला गया तो बचेगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक, यहाँ पर इसको देखते हैं, 5 को 5 लिखेंगे, यहाँ पर इन सभी का गुणा करते हैं, तो यहाँ से गुणा करना 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 एकम 24 हो जाएगा, 24 का गुणा हम 6 में करेंगे और 6 का गुणा हम 7 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1008। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा +1, तो यहाँ पर लिखेंगे +1। ठीक, तो यहाँ पर 5, ये कितना हो जाएगा 1009। तो पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड और तीसरा कहाँ रहेगा, जिसे हम बाहर लिख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम प्रथम, ये हो जाएगा हमारा प्रथम गुणनखंड। ये हमारा दूसरा वाला है, इसे हम बोलेंगे द्वितीय गुणनखंड। एक क्या है हमारा तृतीय। ठीक, एक हमारा तृतीय गुणनखंड है। अब हम क्या लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्या के 2 से अधिक संख्याओं के 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः वह संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक, क्यों भाज्य है, क्योंकि इनके जो गुणनखंड निकले हैं वह 3 हैं, 1 2 3। ठीक, यहाँ पर भी 1 2 3। तो हमने क्या बताया था, भाज्य संख्या किनको कहते हैं, जिनके 3 गुणनखंड हों। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हैं 3 गुणनखंड है, इसलिए यह क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 7 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ हम लिखते हैं हल। ठीक, दिया है हमें क्या दिया गया है,
एक सोनिया है और एक रवि है, तो सोनिया कितना समय लेती है? सोनिया एक चक्कर सोनिया एक चक्कर पूर्ण करने में या पूरा करने में 18 मिनट का समय लेती है। 18 मिनट, ठीक। उसी प्रकार से रवि एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का 12 मिनट का समय लेता है, ठीक। ये रहा हमारा वृत्ताकार पथ, ठीक है। सोनिया को कितना समय लगता है? तो सोनिया को लगता है, हम यहाँ पर लिखेंगे एस, सोनिया को लगता है 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। अब हमें यह बताना है कि पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। तो पुनः बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है? कम से कम समय, मतलब कितने कम समय में ये मिले, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे इसका? हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें क्या करना है? 18 और 12 का सबसे पहले क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम अभाज्य गणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो 3, 3 एकम 3, ठीक। यहाँ पर 2 से काटेंगे 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं, 18 को क्या करते हैं? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक। 12 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एलसीएम क्या होता है? इन दोनों में जो सबसे बड़ी घात हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम 18 और 12 का बराबर 2 की पावर 2 बड़ा है, 3 की पावर भी 2 बड़ा है। इनका हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तर का 9, 9 चौको कितना हो जाएगा? 36। तो ये हो जाएगा हमारा 36। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा? 36। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे अतः वह दोनों 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अतः वह दोनों 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे।